अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर फैज़ान अहमद और आज हम बैलेंस के प्रॉब्लम पे बात करेंगे। बैलेंस को जो मेनली चीज़ अफ़ेक्ट करती है उस कंडीशन को हम एटेक्सिया कहते हैं। एटेक्सिया बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी की मूवमेंट्स पे कंट्रोल ख़त्म हो जाना, इसको हम एटेक्सिया कहते हैं। अब हमारे पास एटेक्सिया बहुत तरह का हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास सेरिबेलर एटेक्सिया हो गया, फ्रंटल लोब एटेक्सिया, सेंसरी एटेक्सिया, वेस्टिबुलर एटेक्सिया एक्सेट्रा। आज हम बात करेंगे सेरिबेलर एटेक्सिया के बारे में। बैक ऑफ आवर हेड हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, पार्ट ऑफ ब्रेन होता है जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं। अब सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है, इसने हमें कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड मूवमेंट प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल ये हमें मतलब हमने कोई भी मूवमेंट करनी है उसको एक सीक्वेंस में, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में और बैलेंस तरीके से करने में हमारी मदद करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, ठीक है। अब मैंने इसको सिंपली क्लोज कर दिया, ठीक है। लेकिन सेरिबेलर एटेक्सिया का पेशेंट इतनी आसानी से टास्क नहीं कर सकता। वो कैसे? सेरिबेलर एटेक्सिया का पेशेंट ये मूवमेंट उसकी होगी और वो सही तरह कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा इस पेन के ढक्कन के साथ। इस वजह से उसको इसको क्लोज करने में बहुत सारी मुश्किल होगी। अब ये सेरिबेलर एटेक्सिया हो कैसे सकता है? इसकी वजूहात क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले ये हमारे पास कंजेनिटल हो सकता है, मतलब बर्थ के वक्त हमारे पास ये कंडीशन आ सकती है। उसके अलावा हमारे पास हेरिडिटी, कुछ खानदान में हमारे पास एटेक्सिया जो होता है उसकी हिस्ट्रीज आ रही होती हैं, खानदानी हमारे पास ये बीमारी होती है। उसके अलावा हमारे पास कुछ मस्कुलर लीजन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रेन तक जब वेसल्स की ब्लॉकेज की वजह से हमारे पास ब्लड नहीं पहुंच पाता तो उस कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं। तो स्ट्रोक के केस में हो गया, ठीक है। हेमरेज के केस में वेसल का रप्चर हो जाना, ठीक है। उस केस में हमारे पास ये सेरिब्रल एटेक्सिया की हिस्ट्रीज हमारे पास आती हैं। उसके अलावा हमारे पास इन्फेक्शंस हो गए, टॉक्सिन्स हमारे पास, मर्क्यूरी, ये सारे हमारे पास कॉजेज हैं एटेक्सिया के। अगर हम सेरिबेलम के स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास 3 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, फ्लोक्यूलोंड्यूलर लोब। सेंटर में हमारे पास वर्मिस होता है और वर्मिस के राइट और लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स होते हैं। अब मैं आपको इन रीजन्स के डैमेज के हिसाब से मैं आपको आने वाले सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि पेशेंट को कौन से सिम्टम्स आ रहे होते हैं। सेरिबेलम का जब सेंट्रल पार्ट डैमेज होता है जिसको हम वर्मिस कहते हैं, तो हमारे पास पेशेंट चलते हुए अपनी टांगों के दरमियान गैप को इंक्रीज कर लेता है ताकि वो गिरने से बच सके। इसको हम ट्रंकल एटेक्सिया भी कहते हैं और गेट एटेक्सिया भी कहते हैं। जब हमारे पास सेरिबेलम के हेमिस्फीयर्स इफेक्ट होंगे, वर्मिस के राइट और लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास हेमिस्फीयर्स हैं, जब हमारे पास उनका डैमेज होगा तो हमारे पास पेशेंट को वॉलंटरी लिम्स मूवमेंट में इशू आएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास वो सही तरह बोल नहीं सकेगा। उसके अलावा उसको कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के अंदर, डिस्टेंस को जज करने के अंदर मसला आएगा जिसको हम डिस्मेट्रिया कहते हैं। और कोई भी रैपिड मूवमेंट करने में पेशेंट को इशू आ सकता है जिस कंडीशन को हम डिसडाइडोकोकाइनेसिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं रैपिड मूवमेंट कर रहा हूँ, एक सेरिब्रल एटेक्सिया का पेशेंट इस तरह ये मूवमेंट नहीं कर सकेगा। वो अगर करेगा भी तो वो ऐसे करेगा, उसके बाद थोड़ा सा सोचेगा, फिर ऐसे रखेगा। वो रैपिड मूवमेंट परफॉर्म इस तरह नहीं कर सकता जिस तरह के एक नॉर्मल पर्सन परफॉर्म कर सकता है। सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स जब हमारे पास डैमेज होते हैं तो हम उसको अपेंडिकुलर एटेक्सिया कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लोक्यूलोंड्यूलर लोब। जब हमारे पास ये इफेक्ट होता है तो हमारे पास पोस्चरल इंस्टेबिलिटी आती है। फॉर एग्जांपल ये मैं बैठा हूँ तो मेरा एक ये पोस्चर है। अगर मैं इस तरह बैठूं तो आगे की तरफ झुक के बैठूं या मैं कुछ ज़्यादा ही पीछे होकर बैठूं तो मेरा पोस्चर ख़राब है। तो इस तरह की इश्यूज आ सकते हैं। या मैं थोड़ा सा टेढ़ा हो जाऊँ, ये पोस्चर हमारे पास इंस्टेबिलिटी होती है। और हमारे पास रैपिड आई मूवमेंट्स होती हैं। हमारे पास जो भी आई की मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल में नहीं होती हैं इस पेशेंट के, जिसका फ्लोक्यूलोंड्यूलर लोब इफेक्ट होता है सेरिबेलम का। हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस हमारे पास 2 तरह का होता है, एक होता है क्लिनिकल पिक्चर और एक हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। क्लिनिकल पिक्चर्स के बारे में मैंने आपको पहले काफ़ी डिटेल में मैं बता चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल हमने उसको देखते साथ ही हमें उसका पता चल जाएगा कि उसकी बोलने में उसको इश्यू होगा। उसके अलावा उसके मूवमेंट्स करने में, कोई चीज़ पकड़ने में उसके हाथ होंगे काफ़ी रैपिड, उसकी तेज़ सी मूवमेंट होगी, ठीक है, और कंट्रोल में भी नहीं होगी, वो वाला इशू, ठीक है। आइज़ की हमारे पास मूवमेंट्स कंट्रोल में नहीं होती, तो ये हमारे पास उसकी क्लिनिकल पिक्चर्स है। हम उसको फिजिकली एग्जामिन करके उसको इस तरह डायग्नोस कर सकते हैं। और उसके अलावा एक हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ टेस्ट आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास लंबर पंक्चर है, सीबीसी है, ठीक है। उसके अलावा एमआरआई। अगर हम एमआरआई की बात करें तो एमआरआई के अंदर हमें सेरिबेलम की हाइपोट्रोफी मिलती है। क्या मतलब कि हमारे पास सेरिबेलम हमें छोटा नज़र आता है, ठीक है, उसका साइज़ कम हुआ होता है। उसके अलावा अगर कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी होगी तो हमें एमआरआई के अंदर वो नज़र आती है। उसके अलावा कोई भी ट्यूमर होगा तो एमआरआई के अंदर हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट से पहले अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया था कि वायरसेस, इन्फेक्शंस की वजह से हमारे पास एटेक्सिया हो सकता है। तो अगर जैसे हमारे पास चिकन पॉक्स एक वायरस है, अगर हम उसकी वैक्सीन लगवा लें तो हम इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं।
अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास इसका फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर हम मसल की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, बैलेंस ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्पीच थेरेपी होती है, उसके अलावा हमारे पास साइकोलॉजिकल हमारे पास इश्यूज़ आते हैं इन पेशेंट के अंदर, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते जिस तरह आम लोग कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। इसकी वजह से हमारे पास साइकोलॉजिस्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा हमारे पास कुछ मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कि हमारे पास इन्फेक्शन के केस में एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, स्ट्रोक के केस में हम एस्पिरिन यूज़ करते हैं। एटेक्सिया को बेसिकली हम प्रॉपर क्योर नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक एटेक्सिया का पेशेंट इन बातों को फॉलो करे, इन बातों के ऊपर ध्यान दे, तो अपनी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके से गुजार सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एटेक्सिया का पेशेंट उसको अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसको मोटा नहीं होना, मोटे लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते और इस कंडीशन के अंदर हमें मसल की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमारे पास क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसके जो हमारे पास काम है, उस पेशेंट को रेगुलरली उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बटन बंद करना, ठीक है, कंघी करना, पानी का गिलास लेके आना, ठीक है। बेसिकली हमारे पास बहुत नॉर्मल सी चीज़ें लगती हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा हमारे पास इस चीज़ की प्रैक्टिस होगी, हम जितना ज़्यादा उस काम को करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम उसमें बेहतर होते जाएँगे। उसके अलावा एक चीज़ है कि जब भी कोई एटेक्सिया का पेशेंट है, ठीक है, वो खाना खा रहा है, तो ऐसे खाएगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, उसकी कोहनी भी मूव कर रही है, उसके हाथ भी मूव कर रहे हैं, सही तरह मुँह में नवाला नहीं डाल सकता। उसका हल ये है कि कोई सपोर्ट यूज़ करे, जैसे कि मैंने अपना हाथ यहाँ पे रखा, अब मेरे पास ईज़ी हो गया कि मैं कोई भी लुक़मा अपने मुँह में डाल सकता हूँ। उसके अलावा कोई भी सहारे के लिए कोई छड़ी यूज़ कर ले, कोई व्हीलचेयर यूज़ कर ले, सपोर्ट के साथ वो अपनी जो है ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है।